इंट्रॉपी हमारा चल रहा था बच्चों, उसमें हमने बहुत सारा चीज पढ़ लिया था। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोसेसेस में सिस्टम के इंट्रॉपी चेंज का साइन क्या होता है, सराउंडिंग का क्या होता है, टोटल क्या होता है, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इंट्रॉपी पढ़ना है। ठीक है, तो अब तक जो तुम पढ़ रहे थे, अब तक जो भी तुम पढ़ रहे थे उसमें तुम इंट्रॉपी चेंज निकालते थे, डेल्टा एस। तुम एब्सोल्यूट इंट्रॉपी नहीं निकालते थे किसी भी सिस्टम का, चाहे किसी भी कंपाउंड का, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इंट्रॉपी होता है ये नहीं निकालते थे। एक प्रोसेस होता है उसमें तुम इंट्रॉपी चेंज निकालते थे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सहारे हम किसी पार्टिकुलर स्टेट में, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी कंपाउंड का एब्सोल्यूट इंट्रॉपी निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो बच्चों, थर्ड लॉ कुछ नहीं किया, बस ये इतना किया कि एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया। थर्ड लॉ बोला कि अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टल रहना चाहिए, मॉर्फस नहीं, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल, सेंटेंस में लिखना चाहिए परफेक्ट क्रिस्टल। अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन, जैसे मान लो कोई गैस है, तुम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाते जाओ, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को घटाओगे एक समय आएगा जब गैस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा वैसे ही तुम बोलोगे कि उसका एंट्रोपी घट गया। तुम टेम्परेचर को और घटाओ, और घटाओगे तो लिक्विड का एंट्रोपी अब घटना शुरू होगा, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करता है, टेम्परेचर कम करते हो तो मॉलिक्यूल कम वाइब्रेट करता है। तो तुम टेम्परेचर को घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, तो टेम्परेचर घटता चला गया तो उसका एंट्रोपी भी घटता चला गया। होते 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 जैसे मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो हमारा जो भी लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही होता है टेम्परेचर को घटाओगे तो। जब वो सॉलिड में गया तो उसका एंट्रोपी और घट गया। अब अगर तुम टेम्परेचर को और घटाते हो तो सॉलिड के मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन घटता जाएगा, एंट्रोपी और घटता जाएगा। तो होते 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 हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जैसे ही थियोरेटिकली एब्सोल्यूट जीरो जब आएगा, जीरो केल्विन, रियलिटी में जीरो केल्विन पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली जीरो केल्विन जैसे ही आएगा कंपाउंड में कोई भी रैंडमनेस नहीं होगा, और जब कोई भी रैंडमनेस नहीं होगा तो उसका एंट्रोपी जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें किसके लिए? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रैंडमनेस जो जीरो केल्विन पे रैंडमनेस जो होता है वो जीरो हो जाता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि थियोरेटिकली जीरो केल्विन पे एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का जीरो के बराबर होता है ना। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाद में सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे तो वहां सीखोगे एक टर्म होता है डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट। तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी क्रिस्टल डिफेक्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लिखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट जो होता है वो लिखो, फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मान लो परफेक्टली क्रिस्टलाइन हटा देता है तो तुम बोलोगे स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर बोलेगा इसमें से कौन सा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो पूरा स्टेटमेंट जस का तस दे दिया, बस ये दो वर्ड हटा दिया, सीधे बोलोगे स्टेटमेंट गलत है। ये वर्ड रहना बहुत ही जरूरी है। फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी एट जीरो केल्विन, लैंग्वेज में लिख लो, एंट्रोपी एट जीरो केल्विन इज जीरो। चाहे कंसिडर्ड एज जीरो, चाहे टेकन एज जीरो, चाहे फिक्स्ड एट रेफरेंस वैल्यू जीरो, चाहे सिंपली जीरो, है ना। जीरो केल्विन पे एंट्रोपी किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का जीरो के बराबर होता है। तो ये सिंपली बोल रहा है कि अगर हम जीरो केल्विन पे एंट्रोपी देखें तो वो बराबर होगा जीरो के। यही आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लो कि तुमको बोला कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, कैपिटल टी पे एंट्रोपी बताओ, तो देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी केल्विन का एंट्रोपी माइनस जीरो, और ये जो जीरो है, जीरो, इसे हम लिख सकते हैं जीरो केल्विन का एंट्रोपी। ऐसा जीरो केल्विन का एंट्रोपी जीरो होता है, तो जीरो की जगह हमने इसको लिख दिया। अब ये टर्म देखो तो क्या है, ये टी केल्विन के एंट्रोपी में से जीरो केल्विन के एंट्रोपी को माइनस कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम वास्तव में डेल्टा निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो।
डेल्टा, और डेल्टा का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट हमारा ये रहा टी केल्विन का और इनिशियल पॉइंट हमारा 0 केल्विन का हो गया। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये 0 से टी केल्विन तक टेम्परेचर अगर तुम चेंज कराते हो तो उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस है। और तुम डेल्टा एस निकालना सीख चुके हो पहले ही, तुम डेल्टा एस निकालना पहले ही सीख चुके हो। तो अगर तुम 0 से टी केल्विन तक का डेल्टा एस निकाल देते हो तो वही डेल्टा एस हमारा टी केल्विन का एंट्रोपी होगा। कहने का मतलब कि अगर कभी तुमसे पूछता है कि कोई कंपाउंड है उसका 600 केल्विन का एंट्रोपी बताओ, तो तुम सिंपली एंट्रोपी चेंज निकालोगे कहां से कहां तक का, 0 से 600 केल्विन तक का। ठीक है, 0 से 600 केल्विन वाले प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज जो कि पिछले 2 क्लास में निकालना सीखे हो, अगर वो निकाल लेते हो तो वही एंट्रोपी चेंज जो होगा वो 600 केल्विन के उस कंपाउंड के एंट्रोपी के बराबर होगा, बशर्ते कि वो कंपाउंड जो है 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाए। और जब कुछ नहीं दिया रहता है, डेटा तुमको दिया रहेगा, तो तुम मानकर चलोगे कि 0 केल्विन पे वो परफेक्ट क्रिस्टल बना रहा है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर का एंट्रोपी निकालने के लिए हम लोग बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कौन सा लिखेंगे, इसको नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, मान लो कि तुमको टी केल्विन का एंट्रोपी निकालना है, तो क्या सीखा है तुमको, 0 से टी केल्विन तक जाना, और उस प्रक्रिया का जो डेल्टा एस होगा उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारा कंडीशन कवर करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जो टी केल्विन है ये कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर का टेम्परेचर है, क्योंकि अगर ये बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर का टेम्परेचर है तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेस कवर हो जाएगा। अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा, नीचे ही रह रहा, तो फिर जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें सारा टर्म नहीं आएगा, पहले ही वो रुक जाएगा। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा केस कंसिडर हो जाएगा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर लेते हैं तो देखिए हो क्या रहा है, तुम 0 से कहां जा रहे हो, टी केल्विन तक जा रहे हो। तो पहले ऐसे कॉमन सेंस से सोचो, मान लो अभी राइट नाउ कमरे का टेम्परेचर 1 atm है और बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई मेटल है, और बोल रहा है कि इसका एंट्रोपी बताओ अभी कितना होगा। तो हम थ्योरेटिकली क्या करेंगे, 0 केल्विन पे मान के चलेंगे कि यही सेम चीज 0 केल्विन पे कैसा होता है, और 0 केल्विन से होते होते टेम्परेचर बढ़ाते 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 अभी जो कमरे का टेम्परेचर है वहां तक ले आए। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करा रहे हो तो फिर प्रेशर को चेंज कराने का कोई मतलब नहीं है। हम ये मानकर चलेंगे कि प्रेशर अभी कमरे का 1 atm है, तो 0 केल्विन पे भी प्रेशर कमरे का 1 atm था। यानी कि कभी भी किसी कंपाउंड का एंट्रोपी पूछेगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और कुछ मेंशन नहीं करेगा, तो जब तुम 0 से उस टेम्परेचर तक आओगे तो तुम मानकर चलना कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मत मानना, क्योंकि वॉल्यूम कमरे का कांस्टेंट करोगे तुम तो सेम इन्वायरमेंट में हमारा जो बॉडी है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर चेंज करेगा, और अगर प्रेशर चेंज करेगा तो फिर उसके लिए तुम्हारे पास डेटा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली सवाल में तुमको सीपीएम दिया रहेगा, हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, तो रीजन मानकर चलता है कि कंपाउंड का फेज वगैरह चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन कमरा जो है उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फिक्स है, चाहे किसी भी प्रेशर पे फिक्स है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम ये जो 0 से टी केल्विन तक जाएंगे तो हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो सीपीएम के फॉर्म में आएगा, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, वैसे डेटा भी सीपीएम का ही सवाल में दिया रहेगा। तो देखो और समझो अच्छे से, 0 से चलना है आपको, तो 0 केल्विन पे कंपाउंड किस फेज में रहेगा, पक्के से सॉलिड फेज में रहेगा। अब उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाओगे एंट्रोपी उसका बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम डेल्टा एस निकालेंगे 0 से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक का, है ना, ये फ्यूजन का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, टीएफ से मेल्टिंग पॉइंट को दर्शा रहे हैं, चाहे फ्यूजन पॉइंट को दर्शा रहे हैं, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शा रहे हैं। तो कमरे का जो बॉडी है हमारा उसका टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, सॉलिड फेज में रहेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आ गया अब वो सॉलिड मेल्ट करना शुरू होगा, यानी कि इसके बाद जो इसका एंट्रोपी बढ़ेगा वो डेल्टा एस फ्यूजन से बढ़ेगा। मेल्ट अगर कर रहा है तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फेज चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एस फ्यूजन बराबर बताया था डेल्टा एच फ्यूजन बाई टीएफ, सबसे पहला क्लास एंट्रोपी का जो बताया था उसमें। चलो कंपाउंड हमारा मेल्ट कर गया, लिक्विड फेज में चला गया, अब और हीट दो उसको, और हीट दोगे टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, तो लेकिन अब वो लिक्विड फेज में है, तो अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, तो तुम बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि वहां से फिर से फेज का चेंज होना है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाओ, एंट्रोपी चेंज टीएफ से लेके टीबी तक चला गया।
जब ये टीबी पे गया तो अब इसका टेम्परेचर फिर से फिक्स हो गया और फेज चेंज होगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा। तो फिर से हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एस कौन सा, तो वेपोराइजेशन का, प्लस गैसियस फेज में चला गया। गैसियस फेज में कहां तक जाना है आपको, टी केल्विन तक जाना है, जिसका जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर था। तो अब तुम लिखोगे डेल्टा एस टीबी से लेकर टी तक। मान लो लिक्विड में ही रुकना रहता तो फ्यूजन कराते हैं हम और टीएफ से लेकर टी तक चले जाते हैं, उसके बाद का ऑप्शन हमारा नहीं आता अगर लिक्विड में रुकना होता तो। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 0 से टीएफ तक सॉलिड फेज में है। सॉलिड फेज में कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा इक्वेशन क्या था, सीपी डीटी बाई टी, जैसे डेल्टा एस डीएस जैसे हम लिखे थे, तो डीएस बराबर क्या आया था, डीक्यू बाई टी। कांस्टेंट प्रेशर पे डीक्यू हो गया था डीएच के बराबर और डीएच का वैल्यू था सीपीडीटी के बराबर। ठीक है, चाहे एन सीपीएम डीटी भी लिख सकते हो, सीपीडीटी के बराबर। अब यहां से डेल्टा एस निकालोगे तो याद करो हम लोग इसको इंटीग्रेट किए थे। अगर सीपी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया था, अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसका वैल्यू पुट करके हम इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल का जैसे इंटीग्रेशन होता है T1 से लेकर T2 तक। तो जब हमको नहीं पता कि सीपी क्या है तो हम वेरिएबल लेकर चलेंगे। तो 0 से टीपी तक सॉलिड फेज में है, तो तुम लिखोगे क्या, सीपी सॉलिड का इंटू डी डिवाइडेड बाई टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर टी तक, है ना। 0 से टीएफ का डेल्टा एस का इक्वेशन क्या आया, सीपी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, और सीपी किसका लोगे, तो सॉलिड का तुम लोगे। एक और बात, सॉलिड चाहे लिक्विड का सीपी सीवी और सी सेम होता है। सॉलिड और लिक्विड के केस में सीपी बराबर सीवी बराबर हीट कैपेसिटी सी होता है। ये ऑलरेडी हम हीट कैपेसिटी वाले में बता चुके हैं। तो अगर सॉलिड लिक्विड के केस में सीवी भी दे दे तो वो भी सीपी है, केवल सी दे दे तो वो भी सीपी ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन क्या होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट प्लस, अब जाना है टीएफ से टीबी, टीएफ से टीबी मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट, किस फेज में, लिक्विड फेज में। तो क्या लिखोगे, सीपी लिक्विड का dt डिवाइडेड बाई टी, कहां से कहां तक, टीएफ से लेके टीबी तक। इसका वैल्यू पुट मत कर देना, ये इंटीग्रेट होगा। सीपी का वैल्यू पुट करने के बाद बड़ा सा जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट को रखोगे, माइनस करके लोअर लिमिट को रखोगे, प्लस ये भी हो गया। अब यहां आ जाइए, डेल्टा एस वेपोराइजेशन, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई टीवी के बराबर। ठीक है, वेपोराइजेशन भी हो गया, गैस फेज में चला गया, और सबसे लास्ट में टीबी से लेकर टी तक जाएगा, सीपी गैस का dt बाई टी आ जाएगा, हो गया। ये सारा डेटा अगर तुमको दिया रहा, सीपी सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, डेल्टा वेपोराइजेशन, डेल्टा फ्यूजन, टीएफ और टीबी दिया रहा, तो तुम चाहो तो टी केल्विन का एंट्रोपी निकाल सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये तुमको लिखना आना चाहिए। ठीक है, हम इसको तोड़ दिए कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। पहले सॉलिड को 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक ले गए, फिर फ्यूजन कराएं। फ्यूजन होने के बाद लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए, फिर वेपोराइजेशन कराएं। वेपोराइजेशन हो गया तो गैस को जहां तक जाना था, जिस टेम्परेचर तक, वहां तक हम ले गए, हमारा काम हो गया। अगर लिक्विड में रुकना रहता है तो हम टीएफ से टी तक जाते हैं, वहीं पे हम रुक जाते हैं, उसके आगे हम प्रोसीड नहीं करते हैं। और एक बात, टीएफ से लेकर टीबी तक लिक्विड का हीट कैपेसिटी सीपी तुमको दिया हुआ है, मान लो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। लेकिन अगर मान लो अगर वाटर की बात करें, सपोज करो 273 केल्विन से 373 केल्विन, जो कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। 273 से 373 में जो सीपी होता है वाटर का, सपोज करो ऐसा बोल दिया कि 273 से 300 तक सीपी कुछ और है और 300 से 373 तक सीपी कुछ और है, तो हम इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। पहले टीएफ से 300 तक जाएंगे, फिर 300 से 373 तक जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इस टेम्परेचर का जो इंटरवल है इसमें 2-3 सीपी दे दिया तो हर इंटरवल के हिसाब से उसको हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो पहले, फिर हम इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, सवाल देखो तो, करा कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ ए कंपाउंड एज 600 केल्विन। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 600 केल्विन का एंट्रोपी बताओ। तो क्या सिखाए थे, डेल्टा एस निकाल दो 0 से लेकर 600 केल्विन का। तो ये होगा क्या, पहले सॉलिड में 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक जाओगे, तो 0 से मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है, मेल्टिंग पॉइंट यूजिंग फॉलोइंग डेटा, नीचे डेटा दिया हुआ है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फ्रॉम 0 टू नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट 200 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट हो गया 200 केल्विन। यहां पे सीपी किसका आएगा, सॉलिड का, dt बाई टी, प्लस यहां पे क्या आता है, डेल्टा एस फ्यूजन। तो डेल्टा एस फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाय मेल्टिंग पॉइंट प्लस मेल्टिंग पॉइंट, काम कर रहे हैं है ना, 0 से टीएफ ही लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। फिर टीएफ से कहां चले जाएं, टीबी पे, सीपी किसका आ जाएगा, लिक्विड का, dt बाई टी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा डेल्टा एच
वेपोराइजेशन बाय टीवी। वेपोराइजेशन हो गया और सबसे लास्ट में आएगा टीबी से लेकर टी तक सीपी गैस का dt बाई टी। अब चाहो तो सारा वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, सारा वैल्यू इसी में पुट कर रहे हैं। तो टीएफ का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? टीएफ कितना दिया है? मेल्टिंग पॉइंट दिया है 200 केल्विन, यहाँ पे रख दो 200 केल्विन। यहाँ 200 केल्विन नहीं रखोगे, ये वेरिएबल टेम्परेचर है, ये इंटीग्रेशन में जाएगा। सीपी सॉलिड का, हीट कैपेसिटी सॉलिड का, तो हीट कैपेसिटी सॉलिड का दिया है सीपीएम, मोलर दिया है, 1 मोल का दिया है, तो कहीं भी मोल मेंशन नहीं किया है, तो हम 1 मोल का ही निकालेंगे। तो सीपीएम हो गया 0.035 टी। यहां पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.035 इंटू टी। तो ये ऊपर का टी नीचे का टी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, करेंगे उसको बाद में कैंसिल। अब यहाँ आ जाइए डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ। तो डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ, डेल्टा एच फ्यूजन कितना है? 7.5 किलो जूल है, लेकिन सीपीएम का डेटा जूल में है, तो क्यों ना सबको हम जूल में ही काम करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा एच फ्यूजन यानी कितना? डेल्टा एच फ्यूजन हो गया 7.5, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 7500 आएगा, डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है 200 प्लस। ठीक है, यहां आ जाओ सीपी लिक्विड का बाई टी। तो सीपी लिक्विड का कितना है? हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम 200 से नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 300, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर दो 60 प्लस 0.0160 डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी, ये वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, इसके बाद एक टर्म था डेल्टा एच वेपोराइजेशन का। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन कितना दिया है? 30 किलो जूल। 30 किलो जूल का मतलब 30,000 और ये डिवाइड हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 200 केल्विन टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन है, तो इसको 300 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, बचा लास्ट का टर्म ये। तो ये कहां से? ये पहले बताओ टीएफ कितना था? 200 और टीबी हो गया 300। ठीक है, यहां आ जाइए, ये कहां से कहां तक जाएगा? 300 से लेके फाइनल टेम्परेचर कितना है? 600। तो यहाँ पे हम रख देंगे 600 केल्विन। सीपी गैसियस, तो सीपी गैसियस कितना है? 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50 बाई टी इंटू डी टी। ये एक्सप्रेशन जो था ये ऑलरेडी तुम कॉपी में नोट कर चुके हो, इसका पहले बोर्ड पे लिखे थे, इसलिए हम उसी में पुट कर दिए क्योंकि वैसे जगह भी कम है। ठीक है, तो अब इसको चाहो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे तो टी से टी कट गया, तो क्या बचेगा? 0.035 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 200 में से 0 जाएगा, 200 ही बचेगा। प्लस ये अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 200 हो गया, 20 से 20 चला गया, 75 बटा 2 यानी 37.5। यहां आ जाओ 60 बाई टी बच्चों, तो 60 बाई टी, 60 बाहर ले लो पहले। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आएगा ln t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 300 माइनस ln 200, तो ये हो जाएगा ln 300 बाई 200, डिवीजन में चला जाएगा। प्लस 0.016, टी से टी कट गया तो बस dt बचा, तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 300 में से 200 जाएगा, लिखिए दो 300 माइनस 200, ये टर्म भी हो गया। प्लस 30,000 बाई 300, 20 से 20 कट गया, 3 से 300 100 बार में गया। प्लस ये लास्ट टर्म, तो 50 बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा? 50 ln t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आ जाएगा ln 600 बाई 300। ठीक है बच्चों, तो यहां से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एक चीज मत भूलना, गलती मत करना, ln को लॉग में कन्वर्ट जरूर करना। इसको लिखोगे तो लिखोगे 2.303 लॉग 3 बटा 2, लॉग 3 बटा 2 यानी लॉग 3 माइनस लॉग 2। लॉग 3 का वैल्यू होगा 0.477, लॉग 2 का वैल्यू होगा 0.301। यहां भी वही काम, 2.303 लॉग 2 आएगा, लॉग 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.301। तो तुम क्या नोटिस किए? 0 केल्विन से एक ऐसा टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, इस पूरे प्रोसेस का हम लोग डेल्टा एस आराम से निकाल लिए, बस पहले का क्लास में हमारा कमांड रहना चाहिए। तो 600 केल्विन का पूछा था तो हम लोग इस तरीके से पूरा निकाल दिए। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कर लो, ये मतलब पूछता है सवाल, आसानी होता है वाला। तुम लोग भी इसको एक बार ट्राई करो अच्छे से और कंप्लीट करो इसको। आंसर दिया हुआ है, आंसर मैच कराना। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये जो हमने किया अभी जो भी किया, अगर कोई तुमसे पूछे कि उसका ग्राफ बताओ, है ना, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का, तो ग्राफ क्या होगा? तो बड़ा सा ग्राफ बनाए थे, ये मान लो एंट्रोपी हो गया वाई एक्सिस पे और यहाँ टेम्परेचर हो गया। ठीक है, 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 था, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब यहां से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी भी बढ़ेगा,
लेकिन किस तरीके से बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन से बढ़ेगा, कर्व से बढ़ेगा, कर्व में भी कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा, तुमको नहीं पता। तो ये सारी बातें डिपेंड करेगी कि सीपी का वैल्यू क्या है। तो जब तक तुमको सीपी नहीं पता तब तुम जैसा चाहो वैसा ग्राफ बना लो, ठीक है। तो हम लोग मान लो कि शुरू में इस तरह से एंट्रोपी बढ़ रहा है, सॉलिड फेज में है, और ये कहां से आया है, सीपी सॉलिड का इंटू dt बाई टी का इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर मेल्टिंग पॉइंट तक। जो पहला एक्सप्रेशन था, सबसे पहला वाला, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, बढ़ते 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 मान लो कि टेम्परेचर आ गया मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, यहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आ गया अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फेज चेंज होगा केवल। जब तक सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि ग्राफ हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, सीधे ऊपर जाएगा। लेकिन सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा। तो मान लो इस तरीके से ग्राफ गया ऊपर, है ना, यहां से यहां तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इस रेंज में सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और इस पॉइंट पे पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो रेंज है ये हमारा डेल्टा एस फ्यूजन का वैल्यू है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी है। अब यहां आ गया, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, हीट दोगे तो मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सपोज करो इस बार ऐसे बढ़ रहा है, कैसे ही बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा सीपी पे, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ेगा। यहां पे लिक्विड फेज में है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा बच्चों, फिर से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन फेज तो चेंज होगा। तो ये जो रेंज है ये हमारा हो गया डेल्टा एस वेपोराइजेशन। यहां पे लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम होगा, और जैसे ही पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो गया फिर से हमारा एंट्रोपी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। कहां तक, जो टी केल्विन पूछ रहा था वहां तक, और ये जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस पे, ये हमारा एंट्रोपी आ गया टी केल्विन का। तो ये हमारा ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। ये जो बीच का कर्व है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सीपी का वैल्यू क्या है, और बाकी ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और फेज चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है, नोट कर लो, पहचानने को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इनमें से कौन सा सही ग्राफ है, नोट कर लो। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं, करा फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड सीपीएम बराबर 8 टी का पावर क्यू, ए कांस्टेंट दे दिया, लास्ट में करा मोलर एंट्रोपी 20 केल्विन का बताइए। तो अगर हम 20 केल्विन का निकालें, फिर से वही काम करेंगे, डेल्टा एस निकालेंगे 0 से 20 केल्विन का, 0 से 20 केल्विन। अब देखो सॉलिड की बात कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कहीं मेंशन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है 20 केल्विन तक भी वो सॉलिड ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे फिर, 0 से 20, तो 0 से 20 तक जाएंगे, यहां लिखा जाएगा सीपीएम dt बाई टी। दिक्कत क्या है कि सीपीएम का वैल्यू जब पुट करोगे, ATQ जब यहां पुट करोगे तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से 20, और TQ बाई टी यानी ये हो गया टी स्क्वायर dt। तो ये पार्ट तो निकल जाएगा, लेकिन ए का वैल्यू जब तक पता नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आ पाएगा। तो उसी ए का वैल्यू लाने के लिए देखो एक और डेटा दिया है कि सीपीएम जो है 0.42 के बराबर है 10 केल्विन पे। कहने का मतलब इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर को 10 केल्विन रखो तो सीपीएम हो जाएगा 0.42, और जैसे ही दोनों वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा ए निकल के चला आएगा। तो हम लोग इस डेटा से ए निकाल लेंगे, और ए निकल के चला आया तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको खत्म करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, और टी क्यू बाई 3 में अपर लिमिट जब रखोगे, पहले 3 कर देते हैं बाहर, अपर लिमिट रखोगे तो 20 का क्यू यानी कि 8000 हो गया, और माइनस में 0 आ गया, है ना। तो ये सिंपली हो जाएगा 8000। सॉल्व कर लेना, टी क्यू बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8000 बटा 3 आ जाएगा। अगर हम ए का वैल्यू रख दे तो हमारा काम हो जाए। तो ए के वैल्यू के लिए नाउ इधर कर देते हैं, नाउ एट 10 केल्विन, 10 केल्विन पे सीपीएम है 0.42, और सीपीएम का वैल्यू है ATQ इज इक्वल टू 0.42। यहां से अगर ए निकालोगे तो आ जाएगा 0.42 इंटू TQ, यानी कितना, 10 केल्विन का क्यू 1000, जब ये दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। वैल्यू यहाँ पुट कर दो ए का, तो ये हो जाएगा 0.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 3, यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। हो गया अभी मोलर एंट्रोपी बोल रहा है तो हम 1 मोल के लिए निकाले हैं, पर मोल भी हो जाएगा। जो कंपाउंड है, जो सीपीएम दिया है 1 मोल के लिए, जैसे एक्चुअल में होता है सीपीडीटी को लिखोगे एन सीपीएम dt, और मोलर दिया है तो इनका वैल्यू 1 हो गया। हो गया है। अगला देखो,
अगले में कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बेंजीन का 85 जूल पर केल्विन पर मोल है। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ही दे दिया सीधे, ठीक है। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन दिया है बेंजीन का 85 जूल पर केल्विन पर मोल। आगे कह रहा है कि अगर हम 117 ग्राम बेंजीन लेते हैं, 117 ग्राम, 117 ग्राम का क्या मतलब हुआ? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, अगर मोल निकालोगे बेंजीन का तो मास बटा मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास 12 गुना 6 72, 72 से 78। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 मोल, है ना। 3/2 आ जाएगा, 2 से 39 बार में कटेगा और ऊपर वाला 3 से 39 बार में कटेगा, तो 1.5 मोल आ गया। तो बोल रहा है कि 1.5 मोल के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे आपको पता है कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। और एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है सराउंडिंग का बच्चों, तो रिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी 0 होता है। तो अगर टोटल एंट्रोपी 0 होगा तो जो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा वही सराउंडिंग का भी होगा, बस साइन का फर्क होगा। पिछले क्लास में बताए थे कि रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर 1.5 मोल के लिए तुम पहले डेल्टा एस निकालोगे सिस्टम का, चाहे डेल्टा एस वेपोराइजेशन निकालोगे, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 1.5, क्योंकि 1 मोल के लिए था, पर मोल में था, तो ये हो गया 85 इंटू 1.5। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, इसी में हम माइनस साइन लगा देते हैं, 85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन। अब 1 मोल का नहीं रहा, 1.5 मोल का है, तो पर मोल हट गया। माइनस साइन लगाने में हम सक्षम तभी हुए जब यहां दिया हुआ है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं देता तो हम लोग इसको परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते। वैसे मान लो इस सवाल में नहीं देता तो हम एज्यूम करके भले ही कर लेते हैं, लेकिन हमको एजम्पशन लेना पड़ता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ही रिवर्सिबल का कंडीशन आया, और रिवर्सिबल के कंडीशन से सिस्टम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज सेम हो गया, बस साइन का फर्क आया, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको भी। देखो बच्चों, आगे क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल के माध्यम से। इस क्लास का लास्ट टॉपिक है। सपोज करो कि 2 बॉडी है और दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में तुम रखते हो, है ना, और मान लो कि बीच में सेपरेशन है। एक बॉडी का मास m1 है, हीट कैपेसिटी S1 है, टेम्परेचर T1 है। दूसरे का मास m2 है, हीट कैपेसिटी S2 है, टेम्परेचर T2 है। चाहे गैस दे देगा 2 गैस और बोलेगा एक का मोल N1 है, हीट कैपेसिटी Cp1 है, चाहे Cp1 है, उस तरीके से दे देगा, जो भी है इस तरीके से दिया हुआ है। और बोला कि जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, बॉडी जो है, मान लो कि शुरू में बीच में एडियाबेटिक वॉल था, ये वॉल जो था वो एडियाबेटिक था, और तुम इस वॉल को हटा दिए, है ना, चाहे इसके जगह पे डाइथर्मिक वॉल डाल दिया, दोनों कांटेक्ट में आ गया। सिंपली पॉइंट ये है कि पहले दोनों सेपरेटेड था, बाद में कांटेक्ट में आ गया। तो अगर कांटेक्ट में आएगा तो मास तो m1 ही रहेगा, इसका मास भी m2 रहेगा, लेकिन टेम्परेचर दोनों का चेंज कर जाएगा। मान लो T फाइनल आ गया, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब तक हीट का ट्रांसफर होगा जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और कनेक्टेड कंटेनर का जो हम क्लास कराए थे एडियाबेटिक में, कनेक्टेड कंटेनर में हम TF को निकालना सिखाए थे, अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे। TF बराबर हो जाता है m1 S1 T1 प्लस m2 S2 T2 डिवाइडेड बाई m1 S1 प्लस m2 S2, ठीक है। अगर दोनों बॉडी का मास सेम रहता है, हीट कैपेसिटी भी सेम रहता है, तो m1 S1 m2 S2 कॉमन होकर कट जाता, आ जाता T1 प्लस T2 बाई 2, सीधे एवरेज आ जाता। तो तुमसे बोलेगा कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लाया गया, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम आने के क्रम में नेट एंट्रोपी में कितने का चेंज आएगा। इन दिस प्रोसेस कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, केवल एंट्रोपी चेंज लिख रहा है तो हम सिस्टम की ही बात करेंगे। तो देखो तो बच्चों क्या लिखेंगे फिर हम, नेट का मतलब टोटल नहीं, नेट का मतलब सिस्टम का नेट, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो पहला ऑब्जेक्ट के लिए मान लो डेल्टा S1 लिख दिए, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा S2 लिखेंगे। डेल्टा S1 डेल्टा S2, पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर T1 से T फाइनल तक गया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T2 से T फाइनल तक गया है, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि फॉर सॉलिड चाहे लिक्विड, सॉलिड चाहे लिक्विड के लिए अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि डेल्टा एस जो होगा, थोड़ा डिटेल में ही देख लेते हैं। डीएस बराबर क्या होगा, डीएस बराबर आएगा dq बाई टी। dq को क्या लिख सकते हो, dq हमारा हो जाएगा c dt बाई टी, और यहां से इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा डेल्टा एस c dt बाई टी का इंटीग्रेशन। अगर c कांस्टेंट है, हो सकता है कि वेरिएबल हो, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करके करेंगे,
लेकिन अगर कांस्टेंट है तो सी बाहर ले लो, हो जाएगा सी एल एन टी टू बाई टी वन, जहां लोअर लिमिट T1 है, अपर लिमिट T2 है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 हो गया, फाइनल टेम्परेचर T2 हुआ, हीट कैपेसिटी C हुआ। C को क्या लिख सकते हो, सी डी टी की जगह पे तुम और क्या लिख सकते हो, एमएस डी टी लिख सकते हो। अगर एमएस डी टी के फॉर्म में लिखोगे तो यह आ जाएगा एमएस डी टी बाई टी इंटीग्रेशन T1 से लेकर T2 तक, ऐसा लिख सकते हो। तो जब ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा एमएस एल एन T2 बाई T1। चाहे मोल और हीट कैपेसिटी में लिखोगे तो यहाँ पे एन आएगा, यहाँ सीएम आएगा, हीट कैपेसिटी के क्लास से सब हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे यही काम करें, और एक बात बच्चों, सॉलिड लिक्विड के केस में क्या बताए थे हम, सीपी बराबर सीबी बराबर सी होता है। तो क्वेश्चन में सीपी दे चाहे सीबी दे चाहे सी दे, सब एक ही चीज दिया हुआ है। ठीक है, चाहे अगर सीपीएम सीबीएम करें तो सीपीएम सीबीएम और सीएम सेम होता है। अगर हीट कैपेसिटी लिखते हो एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मास से गुना करोगे। मोलर हीट कैपेसिटी लिखते हो तो नंबर ऑफ मोल से गुना करोगे। सारी बातें हीट कैपेसिटी क्लास में हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा S1। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मास दिया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले ऑब्जेक्ट के लिए M1S1 ln T फाइनल बाई T1 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, M2S2 ln T फाइनल बाई T2। और यहाँ पे T फाइनल का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो T फाइनल का वैल्यू कितना आ रहा है, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा M1S1 ln T फाइनल M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाई T1 टाइम्स M1S1 प्लस M2S2 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए M2S2 ln M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाई T2 टाइम्स M1S1 प्लस M2S2। ये हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। नॉर्मली होता क्या है कि तुमको मास वगैरह सेम दे देगा। ठीक है, तो एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। करना क्या है तुमको, पहले फाइनल टेम्परेचर निकाल लो और फिर दोनों ऑब्जेक्ट का डेल्टा एस अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। अलग अलग कैसे निकालेंगे, एमएस ln T2 बाई T1 सिंपली T फाइनल बाई T इनिशियल। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम एक सवाल कराते हैं जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम मास का हो जाए, सेम हीट कैपेसिटी का हो जाए, तब क्या आंसर आएगा। नोट करो, इसको पूरा नोट करना, उधर वाला भी सब नोट कर लेना। ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए कहां जाओगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में कनेक्टेड कंटेनर का सवाल था, एडियाबेटिक वाले क्लास में जाओगे। इसको रिवाइज करने के लिए हीट कैपेसिटी जो सेम होता है, एमएसडीटी कब लिखते हैं, सीडीटी कब लिखते हैं, एनसीएमडीटी, तुम चाहो तो एनसीएम ln T2 बाई T1 भी लिख सकते हो। वो पढ़ने के लिए मोलर हीट कैपेसिटी का क्लास में जाओगे। वर्क जो शुरू में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताए थे, उसी के बाद हीट एंड वर्क का एक क्लास होगा, वहां पे इसको हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, इसी में बेस्ट आसान सा सवाल देखो, करावेन टू इक्वल साइज्ड पीसेस ऑफ सेम मेटल एट डिफरेंट टेम्परेचर TH एंड TL आर ब्रॉट इनटू थर्मल कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है और सेम मेटल है, तो हीट कैपेसिटी भी दोनों का सेम होगा। एक का टेम्परेचर TH है, दूसरे का TL है। TL लो हो गया, TH हाई हो गया। जैसे दोनों कांटेक्ट में आएगा, एक साथ जैसे दोनों को रखोगे तो टेम्परेचर दोनों का चेंज होना शुरू होगा और दोनों का मास और हीट कैपेसिटी सेम है। तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा T फाइनल आप लिख सकते हो TH प्लस TL बाई 2 एवरेज हो जाएगा। वहां से भी करोगे M1S1 TH प्लस M2S2 TL डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2, तो मास कॉमन होकर कटेगा, हीट कैपेसिटी कॉमन होकर कटेगा, तो TH प्लस TL बाई 2 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि टोटल इंट्रोपी चेंज सिस्टम का बताइए क्या होगा। तो टोटल इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस नेट बराबर डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। पहला ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर TH से T फाइनल तक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी दिया नहीं है, लेकिन आंसर देख के लग रहा है, ऑप्शन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सवाल था, हम सीधे आंसर लिख दिए हैं। ऑप्शन देख कर लग रहा है कि हीट कैपेसिटी C मान लिया है, तो हम क्या लिखेंगे फिर, C हीट कैपेसिटी सीधे लिखेंगे। अगर मास को लिखोगे तो स्पेसिफिक हीट आएगा, लेकिन मास का तो कहीं कोई टर्म ही नहीं है, यानी ये स्पेसिफिक हीट नहीं, सीधे हीट कैपेसिटी लिखा है, तो हम C ले लिए। C के बाद क्या होगा, ln। ठीक है, T फाइनल बाई T इनिशियल, तो T फाइनल कितना है, TH प्लस TL बाई 2 लिख दो, TH प्लस TL डिवाइडेड बाई 2, और इनिशियल टेम्परेचर कितना, TH। उसी प्रकार से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए लिखोगे तो आ जाएगा C ln TH प्लस TL बाई 2, लेकिन इसका इनिशियल टेम्परेचर TL हो जाएगा। देखो C कॉमन हो गया, ln M प्लस ln N, तो हो जाएगा ln M गुना N, तो तुम इसको लिख सकते हो C ln, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा
तो TH प्लस TL का स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 2TH इंटू 2TL बराबर 4TH इंटू TL। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया, नोट कर लो। तो आज की क्लास यहीं तक। इसी प्रकार से एंट्रोपी हमारा पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।